विद्यार्थियों, जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 कंपनी का निर्माण एवं समामेलन, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिसके अंतर्गत हमने कंपनी का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, जिसमें प्रवर्तक का अर्थ मीनिंग ऑफ प्रमोटर, इसके अलावा फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, प्रवर्तक के कार्य का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा प्रवर्तक के कर्तव्य, ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर। ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर का अध्ययन समाप्त होने के बाद में फिर हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि प्रवर्तक का पारिश्रमिक जो रेम्युनरेशन है, प्रमोटर का जो रेम्युनरेशन है वो किस तरह से तय होता है, उसका भी अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। तो यहाँ पे प्रवर्तक के कर्तव्य, ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर में सबसे पहले दे रखा है सभी महत्वपूर्ण तत्वों को प्रकट करना, टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। इसमें कंपनी के प्रवर्तक का ये दायित्व है, लायबिलिटी है या ड्यूटीज़ है कि वे कंपनी के प्रवर्तक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य, मटेरियल फैक्ट को प्रकट करें। यदि प्रमोटर अपने कंपनी के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट नहीं करता है या छुपाता है, तो उन तथ्यों की जानकारी होने पर प्रवर्तकों को उन तथ्यों के संबंध में रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, उत्तरदायी ठहराया जाएगा। तो इस प्रकार सभी महत्वपूर्ण तत्वों को प्रकट करना चाहिए, प्रवर्तक का कर्तव्य है। फिर है नेक्स्ट, गुप्त लाभ ना कमाना, नॉट ए मेक सीक्रेट प्रॉफिट। प्रवर्तकों को कंपनी में से कोई भी लाभ गुप्त रूप से यानी सीक्रेट रूप से नहीं कमाना चाहिए या प्राप्त नहीं करना चाहिए। यदि अगर करता है ऐसा तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रवर्तक ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी लाभ प्राप्त किया है तो उसे प्रकट कर देना चाहिए। अगर कंपनी की जानकारी तथा सहमति के बिना, यदि कंपनी की इन्फॉर्मेशन या एक्सेप्टेंस के बिना वे कोई लाभ कमाता है या प्रॉफिट कमाता है, तो वह क्या होगा, विश्वासी संबंध की मान्यता के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है। यदि कंपनी की जानकारी तथा सहमति के बिना वे कोई लाभ कमाता है तो वह क्या होगा, विश्वासी संबंध की मान्यता यानी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है उसके विरुद्ध होगा और वे इसके लिए कभी भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है, यदि प्रवर्तक लाभ को ऐसे संचालन मंडल के समक्ष प्रकट करता है जिससे उसके सदस्य प्रवर्तकों द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, तो प्रवर्तक अपने दायित्व से बच नहीं सकता। ये भी ध्यान रखना है। यदि प्रवर्तक लाभ को किसी संचालन मंडल के समक्ष प्रकट किया है जिसके सदस्य प्रवर्तकों द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, तो प्रवर्तक अपने दायित्व से भी बच नहीं सकता तथा ऐसे लाभ को कंपनी कभी भी पुनः वसूली कर सकती है। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण यही है कि लाभों को स्पष्ट तथा वास्तविक रूप से प्रकट कर देना चाहिए, या अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लाभ के जो स्रोत है, जो लाभ कहाँ से प्राप्त किया है तथा तरीका किस तरीके से प्राप्त किया है, स्पष्ट रूप से प्रकट कर देना चाहिए, जिससे लाभ की राशि को प्रकट करने से ही प्रवर्तक के दायित्व की इतिश्री नहीं हो सकती। ठीक है। सब उसको बता देना चाहिए कि जो लाभ है वो कहाँ, किस स्रोत से, किस रिसोर्स से, किस तरीके से प्रकट किया है, प्राप्त किया है। केवल लाभ की राशि को बता देना ही एक प्रवर्तक का कार्य नहीं है, बल्कि उसका तरीका, स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, वो भी उसकी भी जानकारी दे देनी चाहिए। इस प्रकार गुप्त लाभ न कमाना ये भी प्रवर्तक का कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है। फिर है सौदे में हित को प्रकट करना।
नोट टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये है प्रत्येक प्रवर्तकों को अपने द्वारा प्रवर्तित कंपनी के किसी सौदे में हित निहित होता है तो उसे भी प्रकट कर देना चाहिए। यदि प्रवर्तक अपने हित को प्रकट नहीं करता है तो कंपनी उस सौदे को रिजेक्ट कर सकती है अथवा उस सौदे को कंपनी को हुई क्षति की पूर्ति की मांग भी कर सकती है। फिर आगे है बिना बताए अपनी संपत्ति नहीं बेचना। नोट टू सेल आवर प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मिंग। ठीक है, प्रवर्तकों को अपनी किसी भी संपत्ति का विक्रय अपने द्वारा प्रवर्तित कंपनी को तभी करना चाहिए जबकि उससे कंपनी के इस तथ्य से अवगत या इन्फॉर्मेशन दे दी है। यदि वे संपत्ति को लाभ अथवा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर कंपनी को बेचता है तो उस तथ्य को भी कंपनी को अवगत या इन्फॉर्मेशन करवा देनी चाहिए। यदि इस तथ्य को छिपाता है तो कंपनी उस सौदे को निरस्त रिजेक्ट कर सकती है अथवा कंपनी प्रवर्तकों से अपनी क्षतिपूर्ति की मांग भी कर सकती है, कंपनसेशन भी की डिमांड भी कर सकती है। नेक्स्ट है क्रय की जाने वाली संपत्ति का पूर्व विवरण देना। ठीक है, ये भी टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी बॉट। ठीक है, इसमें भी यही बात है, यदि कोई संपत्ति खरीदता है तो उस संपत्ति के संबंध में, यदि कोई प्रवर्तक कोई संपत्ति खरीदता है तो ऐसी संपत्ति के संबंध में संपूर्ण विवरण कंपनी के संचालन मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अथवा सभी अंशधारी के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि प्रवर्तक उस संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण बातें को छुपाता है या बताता नहीं है अथवा कंपनी के धन का दुरुपयोग करता है तो प्रवर्तक उन बातों के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। फिर इसके बाद में क्या होगा, तथा जो दुरुपयोग जो किया गया धन है उसको वसूल भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अपनी स्थिति का अनुचित उपयोग नहीं करना। नोट मेक अनफेयर यूज ऑफ हिज पोजीशन। इसके अंतर्गत ये है कि जो भी उसकी जो स्थिति है, प्रवर्तक की स्थिति, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रवर्तक की स्थिति कैसी होती है, एक पन्यासी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में होती है। तो यहाँ पे प्रवर्तकों की स्थिति पन्यासी के समान होती है तो उसके सभी कार्य पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी एवं न्यायोचित होने चाहिए तथा उसकी स्थिति किसी भी प्रकार से अनुचित उपयोग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनफेयर नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि वो बिल्कुल अपने इसके सदस्य जो है इसके सभी कार्य पारदर्शी ये एवं न्यायोचित होनी चाहिए। ठीक है, आगे है स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करना। नॉट टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसमें इसके अंतर्गत भी यही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का अथवा उसकी सूत्रधारी या सहायक कंपनी का प्रवर्तक है अथवा था तो उसे उस कंपनी में स्वतंत्र पूर्वक संचालक के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है उद्देश्यों के परिवर्तन करने पर प्रतिभूतियों के बाहर निकलने का अवसर देना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम सिक्योरिटीज इफ ऑब्जेक्ट आर चेंज्ड। ठीक है, अगर ऐसा होता है उद्देश्यों के परिवर्तन करने पर प्रतिभूतियों को बाहर निकलने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी प्रविवरण यानी कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है से पूंजी प्राप्त करने के उपरांत किंतु उस पूंजी की राशि को उपयोग करने से पूर्व ही
उस उद्देश्यों में परिवर्तन करना चाहती है। कौन करना चाहती है? कंपनी करना चाहती है। ऐसी दशा में कंपनी अपने उद्देश्यों में तभी परिवर्तन कर सकेगी जबकि उसके प्रवर्तकों ने उस पूंजी निगम के प्रतिभूति धारकों को उन प्रतिभूतियों के बाहर निकलने का अवसर या अपॉर्चुनिटी दे दिया हो। तो ये भी इसका दायित्व है किसका? प्रवर्तक का। फिर नेक्स्ट है अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों में परिवर्तन की दशा में प्रतिभूतियों से निकलने का अवसर देना। सेम बात इसी में है, ठीक है। अब आगे है निर्देशानुसार अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना, टू अटेंड बिफोर द ट्रिब्यूनल। कभी कभी ऐसा होता है कंपनी संपादक, इसको बोल सकते हैं कंपनी लिक्विडेटर, अधिकरण के समक्ष ये रिपोर्ट देता है। कंपनी संपादक या क्या बोल सकते हैं इसको, केस लिक्विडेटर अधिकरण है, ट्रिब्यूनल के समक्ष ये रिपोर्ट देता है कि कंपनी के निर्माण के समय से ही कंपनी के प्रवर्तन या निर्माण अथवा कंपनी के कामकाज के संचालन को संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा कपट किया गया है। ऐसी दशा में कंपनी उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दे सकती है। ऐसे में उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे निर्धारित समय पर अधिकरण ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। एक बार वापस देख लीजिएगा इसको। निर्देशानुसार अधिकरण के समक्ष उपस्थित होना, टू अटेंड बिफोर द ट्रिब्यूनल। कभी कभी कंपनी का समापक कंपनी का यानी कि कंपनी का लिक्विडेटर होता है, वो अधिकरण के समक्ष ये रिपोर्ट देता है कि कंपनी के निर्माण के समय से ही कंपनी के प्रवर्तन या निर्माण अथवा कंपनी के कामकाज के संचालन को संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा कपट किया गया। तो अगर ऐसा किया है तो यहाँ पे ऐसी दशा में अधिकरण उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यानी ट्रिब्यूनल को ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश डायरेक्शन देता है। ऐसी दशा में उसका कर्तव्य है कि वे निर्धारित समय पर अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रवर्तक के कर्तव्य। अब नेक्स्ट है प्रवर्तक का पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स, जिसके अंतर्गत प्रवर्तकों को पारिश्रमिक किस तरह से तय किया जाता है वो विधि है इसमें, वो तरीके हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है संपत्ति पर लाभ देकर, प्रॉपर्टी ऑन प्रॉफिट। प्रवर्तकों को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए उसकी संपत्ति को उच्च मूल्य पर खरीदा जा सकता है। इस प्रकार प्रवर्तकों को स्वतः ही कुछ लाभ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है परंतु इस लाभ को निष्पक्ष संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अथवा अंशधारियों के सामने प्रकट कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे है इसका संपत्ति का अंशों एवं ऋण पत्रों के बदले क्रय करना, ठीक है। इसमें भी कंपनी प्रवर्तकों को लाभ पहुंचाने के लिए संपत्ति को खरीद सकती है अथवा उसके प्रतिफल में उस अंश का ऋण पत्र जारी कर सकती है। तो इस प्रकार की कार्रवाई से कोई भी सबके सामने प्रकट डिस्क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरा है संपत्ति का अंशों ऋण पत्रों के बदले भी ऐसा प्रवर्तकों को पारिश्रमिक दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सम मूल्य पर अंश देना, कंपनी, ठीक है, बाई टेकिंग शेयर्स एट पर। तो यहाँ पे कंपनी प्रवर्तकों के सम मूल्य पर अंशों का विक्रय करके उसे अपने कार्यों का प्रतिफल चुका सकती है। परंतु ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी के अंश प्रीमियम पर बेचे जा रहे हैं अथवा बाजार में प्रीमियम पर बिकते हो। फिर आगे है विक्रय किए गए अंशों पर कमीशन,
ठीक है। कमीशन कंपनी अपने कुल विक्रय हुए अंशों पर प्रवर्तक को कुछ क्या कर दे सकती है, कुछ पारिश्रमिक दे सकती है। ठीक है, तो किसके रूप में होगा, कमीशन के रूप में हो सकता है। कमीशन इसके पारिश्रमिक के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंपनी के अंश जारी करना। ठीक है, कंपनी के अंश जारी करना तो इस प्रकार बाई अलॉट को कंपनी के अंश जारी करना। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, बाई लमसम पेमेंट, ये टाइपिंग एरर देख लेना आप। लेकिन यहाँ पे कंपनी का अंश जारी करना, कभी कभी कंपनी कुछ अंश अपने प्रवर्तकों को निःशुल्क जारी करके उसके पारिश्रमिक को चुका सकती है। प्रवर्तकों को ऐसे अंशों का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। ठीक है, फिर लास्ट है एक मुश्त राशि। कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने प्रवर्तकों को उसके पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित राशि एक मुश्त दे सकती है। तो यहाँ पे टाइपिंग में जो इंग्लिश में है, जो बाई लमसम पेमेंट वो नीचे वाले एक मुश्त वाले में जगह आएगा, और बाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर वो आपके कंपनी के अंश जारी करने वाले में के साथ आएगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे देख लेगा। ओके।